पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 निकालें IAS 12 का। टाइम पे आ जाया करें। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 निकालें IAS 12 का। अब मैं इसका सॉल्यूशन खोलने लगा हूँ आपके सामने। और हमने क्लास में पढ़ा था, ये क्लास का टाइम क्या है? और 25 है, अब मुझे नहीं समझ आ रही है। अब हमने पढ़ा था कि DTE निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, तो उस डायरेक्ट तरीके के ऊपर आज हम बात करते हैं कि DTE निकालने का क्या तरीका डायरेक्ट है। इसके लिए मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन खोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं इसका क्वेश्चन खोलूँ। और ये बड़ा आसान सा तरीका है डायरेक्ट DTE निकालने का। जहाँ जहाँ पे मैं निकलाऊँ वहाँ वहाँ पे निकलवाना है आपने। अभी खुद कोई एफिशिएंसी मारने की कोशिश नहीं करनी। ओके, पेज 388। आप लोग इसी सफ़े के ना नीचे यहाँ जो जगह है 388 पे, यहीं पे ये नोट कर लीजिएगा और ये तरीका आपने भूलना नहीं है जी। क्या क्या हाईलाइट किया हमने? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट हाईलाइट किया। अच्छा, ये जो तालियां बजाते हैं ना कुछ लोग, आज इनको बाहर निकाला जाएगा और आज एक दो को बाहर निकाला जाएगा तो सबको चैन आएगा। और अब आज के बाद कोई बोला फिर वो खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 45 जी, आप इनको खामोश करा दें। टैक्स वालों का प्रॉफिट 30.75। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लूँ, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट लूंगा। पेज मिल जाएगा, जब पेज मिल जाएगा छोड़ें अभी। मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट लूंगा। उसी तरह मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट का कॉलम, टैक्सेबल प्रॉफिट का कॉलम और डिफरेंस का कॉलम और टैक्स का कॉलम। अच्छा जी, 2010 के अंदर हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 45 और टैक्सेबल प्रॉफिट आया 30.75। इस रो में जगह बना दें आगे। ये कल से दरवाजा बंद कर दिया करें आप 25 पे। 45 और 30.75 ये दोनों आप लोगों ने लिखना है। ये दोनों लिख लेने के बाद अब एक मिनट इधर देखिए, आप थोड़ा सा उधर उधर हो जाए ना। ये आप ये जिस रो में भी आई है ओके, ये लिख लेने के बाद आपने दोनों का लेना डिफरेंस 14.25। इस पे अब आप रेट लगाएं टैक्स का। 14.25 पे टैक्स रेट लगाएं। टैक्स रेट 35% है, 4.99। ये डायरेक्ट आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दे दिया करेगा। इसकी हेडिंग होगी DTE फॉर द ईयर। इसकी हेडिंग होगी DTE फॉर द ईयर। इस साल अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट और इस साल टैक्स वालों का प्रॉफिट। एक बात गौर से सुनिएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट पर रेट लगा के करंट टैक्स निकलता है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस साल का प्रॉफिट और इस साल का टैक्स वालों का प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस लें। ये आपको फिगर जो देगी दैट विल बी कॉल्ड एज DTE। वो DTE हमें बैलेंसिंग देगा। भाई आप प्लीज अब आपको भी क्लास निकालना, इधर अटेंड करें, क्लास इधर हो रही है। अच्छा, अकाउंटिंग वाले और टैक्स वालों के प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया और उसमें हमने टैक्स रेट लगा दिया। नाउ एक चैलेंज हो रहा है, आप सबर नोट नहीं करना। एक चैलेंज हो रहा है, इस अकाउंट की किस साइड पर DTE जाएगा। उसके लिए मैं आपसे जो है वो एक पुरानी बात करूंगा जो हमने IAS 12 में पहले दिन की थी। हमें होमवर्क में मिले 45 क्वेश्चंस, हम करके सो गए 30। आप बताएं मैं लायबल फील करूंगा या इंटाइटल्ड फील करूंगा? लायबिलिटी की कोई एंट्री बनाएं। लायबिलिटी की एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अब यार ये क्या क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। भाई ये स्ट्रिक्टली कल से 11:25 से दरवाजा बंद कर दो, जो मर्जी रीजन हो। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा
कि इसको किस साइड पे टी काउंट के लेके जाना है। होमवर्क में कितने सवाल मिले, करके कितने सोए, 30। लाइबल फील करें कि एंटाइटल्ड, लाइबिलिटी बुक करने की एंट्री, खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। चलें जी, आप बताएं खर्चे के लिए आपको किसी को याद है ये वाली साइड यूज होती है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया 4.99। ठीक है, रट्टा भी कुछ लोग मारते हैं कि ये फिगर अगर ग्रेटर आएगी तो वो लाइबिलिटी होगी, लेकिन इस तरह मैं सोचने को नहीं कह रहा, मैंने आपको लॉजिक पे सोचने को कहा है। तो रट्टा भी मार सकते हैं, अगर ये फिगर ग्रेटर होगी तो उधर लाइबिलिटी आएगी। अच्छा, ये वैसे जरूरी नहीं लाइबिलिटी आए, कई दफा उधर एसेट अकाउंट पड़ा हो सकता है, तो स्लैश एसेट डाल दें आप, वो कोई मसला नहीं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि खर्चा है या खर्चे की रिवर्सल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। खर्चे की रिवर्सल है तो क्या है, खर्चा है। चलें जी, नोट करें, 2009 की कैलकुलेशन होगी। अब मैं किस साल की करूंगा, 2010 की। 2010 की होगी है, चले मैं 11 की करूंगा। जी हाइब्रिड में लास्ट में खड़ी रहे जरा 1-2 मिनट, लेट आने पे शुक्रिया। बस 1 मिनट बाद बैठ जाइएगा। चलें बैठ जाएं और अपने फ्यूचर की फिक्र करें आइंदा। जी हम कह रहे हैं 45 कमा लिया है, उन्होंने कहा यार अभी टैक्स दे दो 30 पे, बाकी पे फिर कभी दे देना। उनके नजदीक 30 है, इसलिए तो मैं करंट टैक्स रिकॉर्ड नहीं करा, मैं डेफर करके इंशाल्लाह बाकी पे भी टैक्स दूंगा। मैं कौन सा करंट टैक्स रिकॉर्ड कराऊं। अब हम एक काम करते हैं, जरा थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, जाके हम नजर मारते हैं 4.99 क्या हमने जिंदगी में कभी बैलेंसिंग निकाला है। ये जरा देखें, ओए ये तो हमने बड़ा मेहनत करके बैलेंसिंग निकाला था 4.99, उस क्लास में किया था, पासवर्ड क्वेश्चन 2 जब किया था। तो ये बैलेंसिंग निकाला है या आप शॉर्टकट तरीके से निकाला है, बैलेंसिंग नहीं निकाला, डायरेक्ट टी अकाउंट के अंदर में ले गया हूं। ओके, अब असल में ना जो तफसीली बात है वो ये है कि अब मैं किस साल की कैलकुलेशन करने लगा हूं, 2011। तफसीली बात यह है कि आप लोगों ने ना लेना होता है एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लेने, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। कर लिया था नोट, नहीं किया था, कितना था, खर्चा डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट ना आपने एडजस्टेड लेना है। एडजस्टेड का क्या मतलब है, आपने 2 चीजें अकाउंटिंग प्रॉफिट में एडजस्ट करनी है। असल में डेफर टैक्स आता है सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस पे, परमानेंट डिफरेंस पे डेफर करके टैक्स नहीं देना होता, परमानेंट डिफरेंस पे कभी टैक्स नहीं देना होता। ऐसा ही है ना, जो चीज एग्जाम्प्ट है उस पर कभी टैक्स नहीं देना, तो उस पर डेफर करके टैक्स नहीं देना होता। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम या डिडक्शन नॉट अलाउड आ रही है तो उसको भी लेंगे इस कैलकुलेशन में। 2010 के साल में कोई नहीं थी, घर जाके सवाल पढ़िएगा टाइम निकाल के, 2011 के साल में आपको एक एग्जाम्प्ट इनकम नजर आएगी 6 की, जो पिछले साल नहीं थी। अब सर एग्जाम्प्ट इनकम का क्या करना है, अल्लाह का शुक्र है वही करना है जो करंट टैक्स की वर्किंग में करते थे। डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड बैक कर देते थे और एग्जाम्प्ट इनकम को लेस कर देते थे, जो करंट टैक्स में करते थे वही करना है। अब एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट निकला करेगा और फिर इंशाल्लाह हमारा डीटी जो बैलेंसिंग आया करेगा वो सही होगा। उसका तरीका देखें, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पीबीटी माइनस एग्जाम्प्ट इनकम ऐड बैक डिडक्शन। एक चीज मैं और डलवा रहा हूं, वो आखिरी दिनों के अंदर हम कभी करेंगे न्यूमेरिकल में डाल के, माइनस सेपरेट रेट वाली इनकम, क्योंकि इधर आपने जनरल रेट लगाना होता है, सेपरेट रेट वाली इनकम वो भी छोड़ें, वो भी छोड़ें। अब सवाल के अंदर आते हैं, असल में यह फिगर पकड़नी है, पीबीटी माइनस प्लस डिडक्शन माइनस सेपरेट रेट वाली इनकम। चलें, डिडक्शन नॉट अलाउड कोई नहीं है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, टैक्स गेन है, डिडक्शन नॉट अलाउड, फाइन टाइप कोई चीज नहीं पड़ी हुई। एक एग्जाम्प्ट इनकम है, 2 चीजों को पकड़ूं या 3 चीजों को पकड़ूं, 3। 60 में जो करंट टैक्स की वर्किंग में करते हैं वही यहां कर दें। व्हाट इज पीबीटी, व्हाट इज एग्जाम्प्ट इनकम, व्हाट इज डिडक्शन नॉट अलाउड, इज देयर एनी सेपरेट ब्लॉक इनकम, व्हाट इज एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट 54।
तो एक एडजस्टमेंट मारा करनी है, जो कि एडजस्टमेंट हम एज इट इज मारते थे किस वर्किंग में, करंट टैक्स की वर्किंग। ये एडजस्टमेंट मारनी है आपने। टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ मैंने नहीं लिखा एडजस्टेड, मोजा ही मोजा। टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ मैंने एडजस्टेड नहीं लिखा। 58.5। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन, इन दोनों की लड़ाई करवा दें। दोनों का डिफरेंस 4.5। टैक्स बाय 1.58। आखिरी चैलेंज कि ये टी अकाउंट में कहां जाना है। आखिरी चैलेंज टी अकाउंट में कहां जाना है। हमें होमवर्क में सवाल मिले 54, हम करके सो गए, ज्यादा सवाल करके सो गए, तो क्या फील करें, एंटाइटल्ड फील करें। एंटाइटल्ड फील करने की एंट्री एसेट बनाएं या लायबिलिटी, एसेट बनाएं। ओए अनलकीली अकाउंट लायबिलिटी लिखा हुआ है ऊपर, कोई मसला नहीं। अकाउंट लायबिलिटी भी लिखा हो, कोई मसला नहीं, खैर है, इस अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लैश डाल दीजिएगा, एसेट या लायबिलिटी है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक्सपेंस को देखना है बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना। अकाउंट क्या है, सेविंग बुक करनी है या खर्चा बुक करना है, सेविंग। तो सेविंग की एंट्री खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट या एसेट डेबिट खर्चा क्रेडिट। थोड़ी देर पहले मैंने क्यों खर्चा बुक किया था, क्योंकि मैं कम सवाल करके सोया था, इधर मैं ज्यादा सवाल करके सो गया हूं, इसलिए मैं टाइटल फील करूंगा। अब साइड बता दें, ये वाला अकाउंट डेबिट और खर्चा कम, ये वाला अकाउंट डेबिट और खर्चा, व्हाट इज दिस। लेकिन ये शॉर्टकट अप्रोच यूज नहीं करनी, ये स्टैंडर्ड में खत्म होगी भी है। स्टैंडर्ड ये अप्रोच की इजाजत ही नहीं देता। आई के अपने 2 दफा पास पेपर में टेस्ट किए, इस वजह से करानी पड़ रही है। कई दफा डाटा मिसिंग होता है तो ये अप्रोच यूज करनी पड़ती है। नहीं, बस असल में आपने बस ये सोचना है लाइबिलिटी है तो इधर लिख देना, खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, एसेट है तो इधर लिख दो एसेट डेबिट खर्चा क्रेडिट। बाकी बाद में अकाउंट के साथ ए डालो एल डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बता दें जी प्रॉफिट कौन सा लेने, एडजस्टेड। एडजस्टेड फॉर व्हाट, फॉर 3 थिंग्स। नंबर 1 माइनस एग्जाम्प्ट इनकम प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस सेपरेट ब्लॉक इनकम। जल्दी नोट। तो भाई जी एक जज्बा चाहिए। आज एक स्टूडेंट क्लास से पहले मेरे से उन्होंने सवाल पूछना था, तो मैंने कहा अभी मुझे 5-10 मिनट लगेंगे। तो मीन वाले उन्होंने टाइम ज़ाया नहीं किया, कोई ना कोई सवाल बैठ के करते रहे। अगर आपको टीचर कहते थे मैं 5-7 मिनट बाद आपकी बात सुनता, तो आप दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हो जाते हैं। तो काश आप भी इसी तरह टाइम की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करने लग जाए। कोई है ऐसा इस क्लास में? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं इसकी, हाँ जी 54 हमने कमाया, उन्होंने कहा 58 पे टैक्स दे दो। तो हमने कहा तुमने हमसे 58 पे टैक्स मांगा है, इसका मतलब है तुमने हमसे ज्यादा पे टैक्स मांग लिया। तो फ्यूचर में हमें याद रखना, कोई ना कोई फायदा जरूर दे देना। तो ठीक है, अब फ्यूचर में इंशाल्लाह हमें फायदा आने की उम्मीद है, तो एसेट बुक कर लें। अच्छा, इसका ना एक फॉर्मेट भी है, ये तो लॉजिक पे बेस करके मैंने सारी बातें की हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मेट भी है। उस फॉर्मेट की तरफ मैं बाद में आता हूं, कहीं आपको जाके दिखा देता हूं। मैं अभी सैंपल बेस पे ना किसी सवाल में मिसाल के तौर पे ये चीज ट्राई करता हूं। हमने एक सवाल किया था पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 6 फ्लोर एंड टाइल वाला, आपको होमवर्क में दिया था। ये जरा खोलें पेज 394 पे, पेज 394 पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पेनल्टी, एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम। चलें जी, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, पेज 394 पे इसको सॉल्व कर लें। पेज 394 पे इसको सॉल्व कर लें। ऊपर हेडिंग दें डायरेक्ट डीटी निकलेगा, डायरेक्ट डीटी निकलेगा। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट बोलें 80, एग्जाम्प्ट डिडक्शन नॉट अलाउड, एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्स वालों का प्रॉफिट 85। एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी या गुजारा चल जाएगा एडजस्टमेंट्स के बगैर? करनी पड़ेंगी। 3 चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। 3 में से हमारे सवाल में कितनी अवेलेबल है? 2। जल्दी करें। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। अच्छा, ये हम डिडक्शन नॉट अलाउड एग्जेम्प्ट इनकम को यहां से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने डेफर टैक्स निकालना है। डेफर करके टैक्स किस पे देना होता है? टेम्परेरी डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस पे तो कभी टैक्स नहीं देना। कोशिश करते हैं अल्लाह करे यही फॉर्मेट हमारा रहे
और सॉल्व भी हो जाए। पीबीटी 80, डिडक्शन नॉट अलाउड 1। साइन अल्लाह का शुक्र है वही यूज कर रहे हैं जो कहां यूज करते थे, 80 माइनस, पहले मुझे एग्जाम्प्ट इनकम बताएं, 80 माइनस 5 प्लस 1, -5 एग्जाम्प्ट इनकम प्लस 1 डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस सेपरेट रेट, सेपरेट रेट वाली कोई इनकम है ही नहीं, 76। इससे कंपेयर करें टैक्सेबल प्रॉफिट से, 85.11। हम फॉर द ईयर चीजों से खेल रहे हैं या एज ऑन से, प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर चीजों से खेलेंगे तो फॉर द ईयर आएगी। पहले खेलते थे एज ऑन से तो आता भी एज ऑन था। 2.92। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाउंट लाइबिलिटी है या एसेट है। आप सोचें कि लाइबिलिटी बुक करनी है या एसेट, इस अकाउंट को छोड़ के। कितने सवाल होमवर्क में मिले, कितने करके सो गए? इसका मतलब फ्यूचर में इंशाल्लाह हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो फ्यूचर में लाइबल फील करें फ्यूचर में या एसेट आना है? एसेट की एंट्री, ये एंट्री करने के बाद आपने स्लैश करके लिख दिया करना, पता नहीं अकाउंट उधर कौन सा पड़ा हो। आप बता दें वो वाला अकाउंट डेबिट और खर्चा कम हो रहा है, ये वाला अकाउंट डेबिट कितना, 2.92। देखते हैं डेफर्ड टैक्स अकाउंट ढूंढने, जरा कोई चीटिंग करें, डेफर्ड टैक्स अकाउंट ढूंढने। वर्किंग 3, ये तो हमने बैलेंस ही निकाला था ना क्लास में, ये बैलेंस ही निकाला था। लेकिन अब कैसे निकला है? बैलेंसिंग निकला है या करंट टैक्स की वर्किंग से जबरदस्ती खींच के निकाला है? करंट टैक्स की वर्किंग से जबरदस्ती खींच के निकाला है। हमेशा ऐसे ही आएगा, बिल्कुल हमेशा ऐसे ही आएगा, क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग हमारे साल के डिफरेंसेस दे रही होती है फॉर द ईयर, और बाकी जो वर्किंग्स हैं एज ऑन वाली वो आज तक के डिफरेंसेस दे रही होती हैं। हमेशा इसी तरह आएगा। तो ये थी जी शॉर्टकट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। नहीं, पेपर में ये कब करनी है ये मैं आपको बताऊंगा पेज 291 पे। डेफर्ड टैक्स अप्रोचेस, पुरानी अप्रोच कौन सी थी? नई अप्रोच इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, पेज नंबर 291। यहां हम कैरिंग अमाउंट, एसेट और लाइबिलिटी के कंपेयर करते थे उनके टैक्स बेस से, और क्लोजिंग बैलेंस आता था। आज हमने कंपेयर किया एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट को विद टू कैलकुलेट डीटी, इट विल नॉट गिव कैरी डाउन, कैरी डाउन नहीं देगा। ये पुरानी अप्रोच थी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स, ये पुरानी अप्रोच थी। इट विल गिव अस क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट अप्रोच इसे कहते हैं। नई अप्रोच, ओए हो बहुत लंबी है, चले खैर है। नई अप्रोच फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इट विल गिव अस डीटीई नॉट DTL/A का क्लोजिंग बैलेंस। वी विल कंपेयर एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट विद डिफरेंस लेंगे, और उसका एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस इनकम टैक्स दैट सेपरेट रेट। अच्छा, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा आ गया, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट से, एंट्री सोचें। होमवर्क में कितने सवाल मिले? 100। कितने करके सोए? कितने के लिए लाइबल फील करें? खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी, ये मैंने कहा था। ये ग्रेटर का साइन होगा तो इस तरह होगा। ऐसा भी हो सकता है अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस हो। होमवर्क में कितने सवाल मिले? 79। करके कितने सोए? अगले दिन वाला होमवर्क भी कर लिया। अब एक की फ्यूचर में क्या आनी है? खुशी। एसेट बुक कर लें, इसको जरा ब्रैकेट में ले लें। एसेट, एसेट बुक किया करें, एसेट बुक करें। एसेट डेफर्ड टैक्स, एसेट डेबिट और खर्चा क्रेडिट, ये दोनों एंट्रीज भी आपको बता दी। इंपॉर्टेंट नोट फॉर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कहना है, आप तो खुद उस्ताद हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच इज यूज्ड इन पेपर इफ carrying amount and tax based data is not given in
क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा गिवन नहीं होगा वहां हम ये अप्रोच लगाया करेंगे। हमने आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिस नहीं, उसमें कमर रिडक्शन के कैरी डाउन अवेलेबल था, ऐसे मत करो। तो जिस सवाल में कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस का डाटा मिसिंग होगा उस सवाल में हम ये अप्रोच लगाया करेंगे। तो कभी देखेंगे, वैसे लिख लें इसकी मिसाल, वॉल्यूम टू जब आएगा, वॉल्यूम 2 फाइनल अकाउंट चैप्टर, वॉल्यूम 2 फाइनल अकाउंट चैप्टर, पास्ट पेपर क्वेश्चन 11, वॉल्यूम 2 फाइनल अकाउंट का चैप्टर, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 11, वो जब हम करेंगे तो उसमें हमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो मजबूरी में हम फिर कौन सी वाली अप्रोच यूज करेंगे? नहीं वाली। फिर मजबूरी में यूज करनी है, ये अप्रोच शौक से यूज नहीं करनी। जी मोहतरम, रीचेक करने का टाइम नहीं होता पेपर में, और आपको पता है वो तसल्ली नहीं, उल्टा परेशानी ही होती है हमें। तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पढ़ना, हमने तो आधे नंबर लेने हैं सवाल में। ऐसे कभी कभी बड़ा गुस्सा सा चढ़ता है। हमारे जमाने में भी ये हालत है, क्या कहता था आधा पेपर सही कर लो, वो बंदा पढ़ मर गया और तुम आखिर में कह रहे हो आधा पेपर सही कर लो, कुछ 70-80% तो सही कराओ। वो कहते हैं यार आधा पेपर सही कर दो, तुम्हारी मेहरबानी है, यानी जो तुम्हें समझ आया उसका आधा सही कर दो, पूरे पेपर में से आधा सही कर दो, पास। चूते हमारे बंदा। अच्छा जी, IFRS 8 पे आ जाए। आज मैं कौन सा पेज है? गोहर लिमिटेड वाला एक सवाल है, वो ढूंढे। पास पेपर क्वेश्चन 1 हो गया था? कितने लोगों ने किया था पास पेपर क्वेश्चन 1 IFRS 8 का? ढूंढो इधर, IFRS 8 किधर है? इधर नहीं, इत्थे कित्थे है? ओ भाई यहां कहां है? जी बिल्कुल, पेज नंबर 520। शुक्रिया, मैं इधर ढूंढ रहा हूं, मैंने कल कहां नोट किया था? हाउ इज इट पॉसिबल? जी 527 मेरे चुप कर जाए आप लोग, मुझे नहीं दोबारा फाइल डालें, वो पीछे लिखा हुआ फर्क हो जाएगा। ये इसको जाके आज कर लेते हैं ऊपर। 42 मर्ज के नाम से। अच्छा जी शुक्रिया। पेज 527, गौहर लिमिटेड। हाँ 1 था, नहीं किया, आप छोड़ो, ट्राई कर लेना। गौहर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज एंगेज्ड, कंपनियों की भी शादियां होती हैं, अब यही रह गया था। सॉरी, इज एंगेज्ड इन केमिकल्स, इज एंगेज्ड इन सोडा, इज एंगेज्ड इन ऐश। नहीं, सोडा ऐश एक ही चीज है। इज एंगेज्ड इन पॉलिएस्टर, इज एंगेज्ड इन पेंट्स, इज एंगेज्ड इन फार्मा बिजनेस। रिजल्ट्स ऑफ, घर जाके आपको ना रोजाना स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे अब आज से ऑनवर्ड्स। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 आर एस फॉलोज। सेल्स आ रही हैं केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट, फार्मा की। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो आज के सवाल है ना, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जीपी माइनस एक्सपेंसेस विल गिव अस प्रॉफिट। कल के सवाल ने प्रॉफिट दिया हुआ था, आज के सवाल ने प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने 3 टेस्ट लगाने होते हैं, एक टोटल सेल पर, एक प्रॉफिट्स पर और एक एसेट्स पर। एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज तो नहीं हमने यूज करनी, हमने सिर्फ 3 टेस्ट लगाने होते हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं 3 टेस्ट लगाओ, प्रॉफिट्स पर, एसेट्स पर और लाइबिलिटीज पर। मैंने आपसे कहा था नमाज के बाद मिलना, आप खड़े हो जाओ, मैं परेशान रहा आपके बारे में कल। हाँ जी, अब नहीं खड़े रहे बस। अच्छा नहीं, प्रॉफिट, बैठ जाओ। प्रॉफिट्स, एसेट्स और टोटल सेल, कुछ नहीं है। तुम अब मुझे पहली लाइन पढ़ के बताएं। पहली लाइन पढ़ें जी, क्या समझ आ रहा है आपको? पहले आप अपनी थॉट शेयर करें, फिर मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है। सेल में पड़ी है आपस की सेल, इसका मतलब है ये टोटल सेल है, इसका मतलब है ये टोटल सेल है। सेल में पड़ी है, क्या पड़ी है? आपस की सेल। आमतौर पे केमिकल्स
गोहर लिमिटेड वाले बाहर के दुनिया के किसी बंदे को बेचते होंगे, या गोहर लिमिटेड वाले केमिकल्स जो है वो अपने ही पेंट डिपार्टमेंट को बेच देते होंगे कि तुम केमिकल यूज करके पेंट बना लो, आमतौर पे बाहर बेचते होंगे। लेकिन हो सकता है अगर पेंट वालों को केमिकल खरीदने पड़े तो वो केमिकल वालों से खरीद लें, फिर केमिकल वाले सेल कर रहे होंगे। सेल में आपस की सेल पड़ी है, बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड बाय केमिकल टू सोडा ऐश। बेचने वाला सिर्फ देखना है कौन है, किसको बेचा गया वो नहीं देखना, बेचने वाला केमिकल है, किस किस को बेच रहे हैं, पॉलिएस्टर को, सोडा को। कितनी? 28 और 10। इसका मतलब है इसकी सेल में 28 की भी इंटरनल सेल पड़ी है और 10 की भी इंटरनल सेल पड़ी है। डन। चलें शुरू करें जी। वर्किंग 1 बेसिक डाटा रहने दो, खैर ये आप लोगों ने शुरू करना है, अल्लाह आपका भला करे, तीसरे सफे से। वर्किंग 1। भाई मतलब बता रहे हैं साथ वाले को, दो छोड़ दो, तीसरे सफे से शुरू करने का मतलब बता रहे हैं साथ वाले को। सेल में आपस की सेल पड़ी है, तो फिर सेल क्या हो गई? सेल में आपस की सेल पड़ी है। सेलर कौन है? आगे बाहर में जाए बायर, हमें बाहर से कोई कंसर्न नहीं, हमें सिर्फ सेलर चाहिए बस। केमिकल वाले ने 28 मिलियन बेचा है पॉलिएस्टर वाले को और 10 मिलियन बेचा है। ओके, अब वर्किंग 1 बेसिक डाटा ऊपर जगह नहीं छोड़ी, बस आप तीसरे सफे से शुरू कर दें। मार्कर देना, एक नीचे पड़ा हुआ है, इनमें से भी एक निकालो। नहीं काला ही, एक वो भी पड़ा हुआ है आपके राइट साइड। अच्छा जी, केमिकल्स, केमिकल, ओके नहीं सवाल पे रहे ना, सवाल ने कि सेल में आपस की सेल पड़ी है, तो फिर ये सेल कौन सी है? टोटल सेल है। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल। 1790 216 220 252। अभी मैंने अदर इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, मैंने टोटल सेल आपको पोस्ट करके दिखा दिया। ये देखना है कि परचेज किसने किया, या परचेज तो हमें चाहिए ही नहीं, कल से सिर्फ सेल से खेल रहे हैं। परचेज तो किसी की नहीं चाहिए कि परचेज भी सोचें, आपस की परचेज, इस तरह का कोई लफ्ज नहीं है, बस एक ही लफ्ज है, आपस की सेल। सेल में आपस की सेल पड़ी है 28 और 10, टोटल कितनी होगी? 38। आप छोटा सा करके 28 और 10 यहां लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 38। बेचने वाला कौन है? क्या सोडा ने आपस की सेल की? इन्होंने सेल की, आपस की परचेज मैं नहीं पूछ रहा, इन सब ने आपस की सेल नहीं की। एक्सटर्नल सेल बैलेंसिंग आ जाएगी, एक्सटर्नल सेल बैलेंसिंग आ जाएगी 17 टोटल्स करें 2694 0 38 2732। भाई कोई मोटा मार्कर जरा पता कराएं। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस होते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो
1101 माइनस 63 1038। आपका शायद ब्रैकेट पूरा आ जाए, मुझे छोटा छोटा करके बजाय मेरा खुला खुला नोट कर रहा हूं। 117 हर एक के प्रॉफिट में से हर एक के खर्चे एग्जामिनर को शो करके दिखाने हैं। ये नहीं कि वर्किंग ऐसे ही कर ली और एग्जामिनर को शो ना किया, एग्जामिनर को वर्किंग शो करके दिखानी है। तो ये पॉलिएस्टर का प्रॉफिट आ गया जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहां दिया हुआ है, ये तो नहीं नजर आ रहा। और सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें, फिर पॉइंट 2 भी, सारी बातें अभी कर लेते हैं। अच्छा जी, ओके, थोड़ा सा वेट कर लेना, जब मैं उसको जहां यूज करूंगा फिर बताइएगा सही जगह यूज किया जाए। 26 माइनस 10 31 माइनस, आज तो मुझे ही मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब वो नीचे लाइन नहीं डालनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स और लॉसेस में से हायर उठा लें, क्योंकि सारे क्या हैं, खुद अपने अंदर प्रॉफिट हैं। आप लोग अब लिखा रहने दें, मैं मिटा रहा हूं। अब आगे एसेट्स चाहिए हमें। टोटल बता दें, 11 एसेट्स, बस देख के उधर से बता दें, एक बोले मैं 637 और ये सब सवाल में अवेलेबल थे। अब इनका टोटल कर लें, 1455। दिस स्टैंडर्ड प्योरली डील्स विद डिस्क्लोजर, दिस स्टैंडर्ड हैज नो जर्नल एंट्रीज। डेटे को पंच करने का मकसद क्या है कि बड़े सेगमेंट अलग कर दिए जाएं। बड़े सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते हैं या रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट? बड़े सेगमेंट को रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते हैं। यहां कल हमने की थी वर्किंग 2। लाइबिलिटीज को कुछ नहीं करना था, 10% टेस्ट। 10% किस किस का लेना है, नीला पकड़ाओ और लाल पकड़ाओ। 3 स्टार लगाएं, 3 स्टार। हाँ वेल डन। टोटल सेल पे प्लीज, एक्सटर्नल सेल पे नहीं, टोटल सेल पे। प्रॉफिट्स और लॉसेस अगर अलग अलग हैं तो उनमें से हायर पर इन तीनों का 10% लेते हैं। 10% ऑफ टोटल सेल ये जो 10% है इसके लिए आपको कभी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा, क्योंकि 10% ही लगाना है। %10 ऑफ 1152, 10% ऑफ 145.5। इधर आओ, 273.2 पर उंगली रखें, अत्ताहियात वाली। नहीं नहीं नहीं, नीचे उंगली रखें, इसको इंडिकेट करें, छुपाएं मत। ये 273 भाई ने इधर होल्ड किया हुआ है, ज्यादा है बोल देना। 273 से ज्यादा है ये 1790, 273 से ज्यादा है ये 216, ये ज्यादा है प्लीज। क्या हो रहा है, ये ज्यादा है? नो, मैं नो बोले सर भी नहीं, तो बातों को आप शॉर्ट करें, सिलेबस खत्म होने की तरफ लेके जाएं। अच्छा तो 247 बोले ज्यादा है? नो। आज आके सिर्फ केमिकल इस काबिल है, बैठ से, आज आके सिर्फ केमिकल इस काबिल है कि उसे सेल की मद में बड़ा सेगमेंट कहा जा सके। प्रॉफिट्स 115 पे एज्यूम करें किसी ने उंगली रखी हुई है, 115 पे ज्यादा
वैसे तो केमिकल ऊपर भी लिख लिया, लेकिन लिख ले दोबारा, कोई मसला नहीं। ये इसी बंद कर थोड़ी देर में। अच्छा जी, एसेट्स 145 ज्यादा ये रिपोर्ट पकड़ा लें इधर, ये अक्सान भाई पकड़ लें रिमोट। तो बेस्ड ऑन सेल एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट केमिकल बढ़ाए, और बेस्ड ऑन एसेट्स केमिकल भी बढ़ाए और सोडा ऐश भी बढ़ाए। अब बस एक चीज चेक करनी होती है, ये जो दो सेगमेंट मेरे आइडेंटिफाई हुए हैं, इनकी एक्सटर्नल सेल, इस सेल का अगर 75% लें तो क्या उससे ज्यादा आ रही है? तो बहुत ही आ रहा है, ना आ रही भी तो फिर कुछ कर लेंगे। अब हमने इस सेल को पकड़ना है, इसका 75% लेना है और उसको वर्सेस से गुजारना है इन दोनों की सेल से, केमिकल और सोडा ऐश। अब आसान बात, वर्किंग 2 के रिजल्ट्स वर्किंग 3 में यूज करें। ये मैंने कल कहा था, वर्किंग 2 के रिजल्ट्स वर्किंग 3 में यूज करें। 75% एक्सटर्नल सेल, केमिकल की एक्सटर्नल सेल 1752। अब मैं रेड इधर लगा रहा हूं, 1752 आगे 216। ओके, अब इन दोनों को टोटल कराएं। दो की एक्सटर्नल सेल बताएं, पांचों की एक्सटर्नल सेल, दो की एक्सटर्नल सेल, पांचों की एक्सटर्नल सेल, देखें कितने परसेंट बन रही है? 73%। सब्र करें, थोड़ा सा हौसला रखें, अभी हमारा सफर अभी रहता है। शुक्र मत करें कि सफर खत्म हो गया, अभी सफर रहता है, अभी हमने थोड़ा और सफर करना है, आगे चलें। अब आप ऐसा करें कि मुझे बकाया 3 में से वो पकड़ें जिसकी एक्सटर्नल सेल ज्यादा हो, ताकि जल्दी 75% आ जाए। सोडा, पोली, सोडा कहां से आ गया? पोली, पेन, फार्मा, इनमें से हायर फार्मा। फार्मा फार्मा बेटा इधर आओ। अबू केमिकल और सोडा पहले ही उधर है जी, बेटा फार्मा आप भी आओ। सिर्फ मेरी बात पे हंसना, किसी और की बात पे नहीं हंसना। 2694 82%। 82%। अब शुक्र करें, आगे जाने की जरूरत नहीं है। Based on this discussion, we have identified 3 reportable operating segments. Gohar Limited has 5 operating segments. Out of these 5, Gohar Limited has 3 reportable operating segments. सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें। डिटरमिन गोहर लिमिटेड के रिपोर्टेबल सेगमेंट डिटरमिन करने हैं। तो आप पहले सफे पे जाएं रजिस्टर के और वहां जाके इसका जवाब लिख दें। रिक्वायरमेंट नंबर ए है या 1 है? ए, फॉलोइंग आर द रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। केमी, सोड, फार, केमी, सोड, फार्मा, 3 बड़े सेगमेंट हैं। अच्छा, लॉजिक तो आगे लिखनी नहीं, रीजनिंग जब तक उसने मांगी ना हो। पास पेपर में रीजनिंग मांगी थी, जो होमवर्क वाला सवाल था, लेकिन यहां रीजनिंग नहीं लिखनी। ये लाइन तो ऊपर लिख दें, ये तो सवाल से उठानी थी ना। अब आज हम इसका नोट बनाएंगे। कल हमने की थी वर्किंग 1, 2 और 3। आज हम इसका नोट बनाएंगे और इसे
डिस्क्लोज करेंगे, इसे डिस्क्लोज करेंगे। आज हम इसका नोट बनाएंगे और इसे डिस्क्लोज करेंगे। करें नहीं करें, प्लीज 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 प्लीज। बेसिक डाटा तो आने यूज होने, इसलिए बेसिक डाटा को मैं यहां लिखता रहूंगा। अब आप पहले सफ़े पे आ जाएं, रिक्वायरमेंट नंबर 20 शुरू करें। हेडिंग्स वगैरह मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। हेडिंग्स वगैरह मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। लिखें जी, गोहर लिमिटेड, नोट बनने लगा। गोहर लिमिटेड, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, ईयर एंड बताएं क्या, 31 मार्च 15। नोट का नाम, नोट नंबर 37, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, सेगमेंट एनालिसिस भी लिखा जा सकता है नाम, स्लैश डाल के सेगमेंट एनालिसिस। ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। नोट 37, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। अब सवाल यह है कि हमने यूजर को क्या क्या डिस्क्लोज करना है, हमने यूजर को क्या डिस्क्लोज करना है। पहली तो बात है, हमने केमिकल को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, यही सारे नाम लिख के। सोडा को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फार्मा को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। चौथा कॉलम हम डालेंगे ऑल अदर सेगमेंट्स, उसमें हम पॉली और पेंट की अलग अलग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिएस्टर और पेंट हमारी नजर में इमटेरियल सेगमेंट्स हैं। तो अब उस सारे डेटे को स्क्वीज करके हम जरा स्मॉल कर देंगे। अब इधर जो कॉलम आएंगे वो आएंगे 5, अभी आए थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर कॉलम आएंगे 5। केमिकल प्रोटोकॉल देंगे, इसका अपना कॉलम मौजूद रहेगा, सोडा का कॉलम मौजूद रहेगा, फार्मा को उठा के अब इधर ले आएंगे, फार्मा का कॉलम मौजूद रहेगा। पॉलिएस्टर और पेंट के लिए अनलकीली हमें दोबारा कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा, और कैलकुलेटर पकड़ के यहां पे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ऑल अदर सेगमेंट्स इधर आ जाएंगे। नाम बता दें जरा, केमिकल, फार्मा, ऑल अदर सेगमेंट्स और टोटल। इन तीन के बारे में क्या डिस्क्लोज करेंगे। इनकी एक्सटर्नल सेल भी, इंटरनल सेल भी, टोटल सेल भी, प्रॉफिट भी, एसेट भी, लायबिलिटीज भी, इंटरेस्ट इनकम भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, डेप्रिसिएशन भी, एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स भी, बहुत सारी 20-22 चीजें हैं जो डिस्क्लोज करेंगे। टेस्ट नहीं, जो भी डाटा गिवन हो गलत बात है। टेस्ट जो हमने लगाना है वो सिर्फ जिनमें मैंने ब्लू और रेड स्टार लगाया उन पे लगाना होता है। डिस्क्लोज बहुत ज्यादा चीजें करनी होती हैं, डिस्क्लोज बहुत ज्यादा चीजें करनी होती हैं। ये जी कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने मैं खोलने लगा हूं। असल में अच्छे भले ना सफ़े चल रहे होते हैं सीधे सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सीधे सीधे, इसे कहते हैं लैंडस्केप। एकदम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग सेगमेंट आता है तो उनको सफ़े को पलटी करवा देना पड़ता है। ये फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का डिस्क्लोजर जो है वो लूट मचा देता है। अब सेगमेंटल रिपोर्टिंग इन्होंने तो 2 साल का बनाया, शुक्र है हम 1 साल का बना रहे हैं। टी, एवोकाडोज, चुप छोड़े, फॉरेस्ट्री, ऑल अदर सेगमेंट्स, टोटल, ये सारे इनका डिस्क्लोज क्या क्या करना है। पिछले सफे पे ना इसने थोड़ी सी कंजूसी मारी है, एक सफे पे इसे पूरा नहीं हो रहा था। पिछले सफे पे इसने कुछ किया है, पिछले सफे पे इसने एक्सटर्नल सेल शो कर दी है।
एक्सटर्नल सेल्स ने पिछले सफे पे शो किया है। फिर इस सफे पर इसने इनका प्रॉफिट शो किया है, डेप्रिसिएशन भी शो की है, ग्रॉस प्रॉफिट भी शो किया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी शो की है, अदर इनकम भी शो की है, इंटरेस्ट इनकम भी शो किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी शो किया है, बहुत सारी चीजें इसकी शो की हैं। हत्ता के इनके एसेट्स भी शो किए हैं, इनकी लायबिलिटीज भी शो की हैं और एडिशंस टू पीपीई भी शो की हैं। तो बहुत सारी चीजें इसने शो की हैं इनके बारे में, यानी P&L टाइप और बैलेंस शीट टाइप चीजें भी, वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है। अब एक लंबी लिस्ट में बनाने लगा हूं। हमारे सवाल में डेटा लकीली ये वाला अवेलेबल है और एक और अवेलेबल है लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज को टेस्ट में यूज नहीं करना, बट यूजर को डिस्क्लोज करना है। लाइबिलिटीज के बेस पे डिसाइड नहीं होगा कि सेगमेंट बड़ा है या छोटा है, लेकिन लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज जरूर करना होगा बड़े सेगमेंट्स की। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन की बेस पे डिसाइड नहीं होगा कौन सा सेगमेंट बड़ा है या छोटा है, लेकिन जो बड़ा बन गया उसकी ना सिर्फ ये चीजें, बल्कि बड़ों की तो आपको पता है एक एक चीज लोग नोट कर रहे होते हैं, उठ कैसे रहे, बैठ कैसे, सियासतदान, ये क्रिकेटर, एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं। तो जब बड़ा बन गया तो फिर तो लोग उसकी जान ले लेते हैं, एक एक चीज नोट करते हैं, जूते कौन से पहने हुए हैं, घड़ी कौन सी पहनी हुई है, टोपी कौन सी पहनी हुई है, शर्ट कौन सी पहनी, फिर उसकी जान ले लेनी है। एक दफा बड़ा बनने दें, पहले बड़ा बनना कैसे है वो जरा 2-3 चीजें देख के डिसाइड कर लें। जब बन गया फिर उसकी जान ले लेनी है, फिर उसको इतना तंग करना है कि वो घर से भी ना निकल सके। अच्छा, अब स्टैंडर्ड खोलेंगे हम और उसके मैं पैराज आपको लिखवाऊंगा जो घर जाके आप हाईलाइट करेंगे। स्टैंडर्ड ढूंढे, इधर पड़ा होगा। वैसे आप ढूंढना सुनना तो चक्कर कोई नहीं करते आप लोग, खुद ही ढूंढना पड़ता है। अच्छा जी, इधर देखें, इधर आ रहा है जी सर। एसी चला दो भैया। खुलना शुरू हो गया, ताजा ताजा निकल रहे तंदूर से। अभी नहीं पैरा नंबर लिखना, डिस्क्लोजर, इनको जरा उठा दें, थोड़ी देर सीए कर लें। डिस्क्लोजर, लिखें जी अपने रजिस्टर पर सफे के टॉप पे फिलहाल पैरा 23, बोलें पैरा 23, स्टैंडर्ड का पैरा 23, अपने रजिस्टर पे कहीं ऊपर लिखें स्टैंडर्ड का पैरा 23। अच्छा जी, एन एंटिटी शेल रिपोर्ट बताएगी प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल में, सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की क्या क्या बताएगी? प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, material items of incomes and expenses in accordance with IS1। IS1 के मुताबिक जो material items हैं इनकम और एक्सपेंसेस के, हो सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस या इस किस्म का कोई आपको डाटा दे दे तो आप पसंद करें, वो भी मैं शो कर देता हूं। कोई material items जिनको आप समझते हैं। एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट होता है, हमने किसी कंपनी को ना खरीदा होता है तो उसका जो प्रॉफिट का हमें हिस्सा आना होता है ना, वो एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ सम अदर पर्सन। इनकम टैक्स सबका अलग अलग दिखाना पड़ेगा। मेटीरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रीसिएशन एंड, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऊपर कवर हो गई है। नॉन कैश आइटम्स कौन से हो सकते हैं डेप्रीसिएशन के अलावा? इंपेयरमेंट लॉस, लिखें इंपेयरमेंट लॉस इज अ नॉन कैश आइटम। इंपेयरमेंट लॉस इज अ नॉन कैश आइटम। फेयर वैल्यू लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस। कितनी चीजें होगी जरा गिने? प्रॉफिट, एसेट्स, 3, 4, 5। अच्छा जरा मुझे बताते रहे, ये P&L टाइप चीज है? थोड़ा सा इधर, थोड़ा ये बातें इनको थोड़ा सा इधर, बस। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है? ये बैलेंस शीट टाइप चीज है?
ये P&L टाइप चीज है, ये P&L टाइप चीज है, ये P&L टाइप, P&L टाइप, P&L टाइप, मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, P&L टाइप, अलग अलग बनाना बस। एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, किसी और के हमने अगर शेयर खरीदे हुए हैं उससे कितना प्रॉफिट आया। इनकम टैक्स एक्सपेंस, कई दफा इनकम टैक्स आपकी इनकम होती है, करंट टैक्स होता नहीं, डेफर्ड होता है और वो खाली खुशी होती है। इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम, मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन, और पैरा 24 लिखें, दो चीजें और डिस्क्लोज करनी है। अमाउंट ऑफ एडिशंस टू, इट इज नॉट P&L बैलेंस शीट टाइप चीज, ये एसेट के अकाउंट में, टी अकाउंट में जो एडिशंस आती थी, वो नहीं जो होती थी IAS 16 का जो नोट बनता था उसमें जो एडिशंस वाली लाइन होती थी, वो अब सारी चीजें नहीं मांग रहा, डिस्पोजल नहीं मांग रहा कि डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी दो, सारी चीजें नहीं मांग रहा, बस गिनी चुनी चीजें मांग रहा है। गिनी चुनी में माशाल्लाह को 25-30 हो गई हैं वैसे। और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। चलें शुरू करते हैं। क्या, हाँ डेफिनेशन भी डाली हुई है, बिल्कुल अच्छा किया हुआ है, डेफिनेशन डालनी है। नीचे लिखा है मटेरियल नॉन कैश आइटम अदर देन डेप्रिसिएशन, क्यों, इसलिए डेफिनेशन उसने ऊपर डलवा दिया अलग से, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन मिस करनी है, डेफिनेशन डालनी है। और ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है, अगर इससे ज्यादा कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ गई तो आ जाए, कम से कम ये डिस्क्लोज करनी है। ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट इनकम आ रही हो आप डिस्क्लोज ना कर रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा हो लोन पे आप डिस्क्लोज ना कर रहे हो, ये कम से कम शो करनी है। अगर इससे ज्यादा आपको शो करने को दिल चाहे, वो ज्यादा चीजों पे स्टैंडर्ड कभी मना नहीं करता, ज्यादा आप जितनी मर्जी शो करें, कम से कम स्टैंडर्ड कहता है ये चीजें शो कर दें। चलें जी, पहले मैं यहां लिखने लगा हूं, क्या शो करनी है, एक्सटर्नल सेल, फिर टोटल सेल। मटेरियल आइटम में एक्सपेंसेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो कर दीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक मटेरियल आइटम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके बाद जीपी शीपी शो करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाया, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे सवाल में मौजूद है। मैं आगे चलता हूं, सबर 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 सबर। प्रॉफिट्स हो गए, एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज होगी, एक्सटर्नल सेल होगी, इंटरनल सेल होगी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मेरे पास उधर जगह नहीं है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अलग अलग शो कर दें, इकट्ठी शो कर दें, वो आपकी मर्जी है। मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, मटेरियल आइटम ने शो कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी है। इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, ये फॉर्मेट सारा बनाना नहीं है पेपर में, क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम तो आज सीख रहे हैं ये टॉपिक, इसलिए सारी चीजें आज की नोट कर लेते हैं ताकि आइंदा कभी सवाल में आए तो हमें पता हो। इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इंपेयरमेंट लॉस में इसलिए लिख रहा हूं कि फिलहाल एक आसान सी मिसाल बस यहां यूज कर लेते हैं। इंपेयरमेंट लॉस इन द लाइट ऑफ पैरा 23 द थिंग्स आर ओवर, नाउ मूव टुवर्ड्स पैरा 24। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग अबाउट ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये तो डिफरेंट चीज है, वो था प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, कमाया कितना, ये है किसी एसोसिएट में इन्वेस्ट कितना किया, लगाया कितना पैसा और मिला कितना, ये लगाया है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हम पढ़ेंगे एसोसिएट वो होती है जिसके हमने 20% से ज्यादा शेयर खरीदे हों, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स, इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट की एडिशन शो नहीं करनी, IFRS 9 हम पढ़ेंगे उसकी एडिशन शो नहीं करनी, डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान आपके सिलेबस में नहीं है, राइट अराइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। कहते हैं डेफर्ड टैक्स की एडिशन शो करने की जरूरत नहीं है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिवेंचर्स वगैरह, उनकी एडिशन शो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नॉन करंट की एडिशन शो कर दो, पीपी, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, एडिशंस की फिगर शो करो। किसकी फिगर, एडिशंस, एडिशंस इन नॉन करंट एसेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो तकरीबन ये 15 चीजें बनती हैं जो आपने यूजर को शो करनी है। करें नोट। जॉइंट वेंचर एसोसिएट की तरह का होता है, जॉइंट वेंचर में बस कोई आधे आधे शेयर लिए होते हैं लोगों ने, किसी ने आधे किसी ने आधे, नहीं जरूरी।